हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें एमसीक्यूज़ की हम प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ नए क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए थे जो 2011 से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो दिस इज़ पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर करिए आप देख लीजिए। एक तरफ तो हम टॉपिक वाइज सीडीपी कर रहे हैं जिसमें हमने यस्टरडे जीन प्याजे को किया था और आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो ठीक है, हम टोटल 30 क्वेश्चंस करेंगे। आपके स्कोर्स कितने आते हैं आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज़। रचनात्मक विद्यार्थी कौन होता है? जो वेरी टैलेंटेड होता है इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, हाईली इंटेलिजेंस, कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन टेक्स्ट, गुड एट लिटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एक क्रिएटिव जो बच्चा होता है वो कौन होता है? जो मौलिक सोच और समस्या समाधान में कुशल हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन। तो प्रत्येक जो शिक्षार्थी है वो एक दूसरे से भिन्न होता है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमने पढ़ा था, उसी में से क्वेश्चन है। कौन सा आंसर ऑप्शन सही है? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास की गति में, या फिर विकास के क्रम में, या फिर विकास की सामान्य क्षमता में। तो डेवलपमेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट की स्टेजेस सेम होती हैं, बस क्या होता है, रेट डिफरेंट होता है। तो हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंसेस किस में होता है? रेट ऑफ डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट। प्रत्येक शिक्षार्थी अद्वितीय है, इसका क्या अर्थ है? नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी क्षमताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक जैसे नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। कि जो यूनिकनेस है उसका मतलब क्या है कि हर एक बच्चे को हमें डिफरेंटली ट्रीट करना है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमारे जो टीचिंग मटेरियल हमें यूज़ करना है और उसी के हिसाब से उसे हमें सिखाना है। तो क्योंकि हर एक बच्चा जो होता है उसकी एबिलिटीज़ की बात हो, चाहे इंटरेस्ट की बात हो, चाहे टैलेंट की बात हो, वो यूनिक होता है, एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। हाँ, यहाँ तक कि सिबलिंग भी एकदम से एक जैसे नहीं होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी। रचनावाद एक सिद्धांत के रूप में किसमें फोकस करता है? रोल ऑफ इमिटेशन, नहीं, गलत है। अनुकरण की भूमिका पर बल देता है। जब भी रचनावाद का सवाल आए तो आपको ध्यान देना है कि बच्चे के एक्सपीरियंस पे आपको जोर देना है, लर्निंग बाय डूइंग करना है, उसको एक एक्टिव रखना है क्लासरूम में। सेंटर में कौन होना चाहिए? बच्चा होना चाहिए जो खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है। तो ऐसा जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ द लर्नर्स इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है कि यह बल देता है कि शिक्षार्थी स्वयं अपने अनुभवों के आधार पर अपने ज्ञान और विश्व दृष्टि का निर्माण करता है। बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। अभी हमने जब जीन प्याजे को पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था, तो उनका मानना है कि बच्चा खुद से अपने नॉलेज का, ज्ञान का सृजन करता है। तो बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किस विकास का भाग है? इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, या फिर सोशल डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट है या फिर अवधारणा है, किससे? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि हमारी बुद्धि बढ़ाता है ना कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 बौद्धिक विकास से ये संबंधित है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज अ सोशल स्ट्रक्चर। तो वंशानुक्रम को क्या माना गया? तो हमें ध्यान देना है कि अगर जब भी हेरिडिटी की बात आए, हेरिडिटी क्या होती है? स्टैटिक होती है, फिक्स होती है। और इन्वायरमेंट कैसा होता है? फ्लैक्सिबल, जो कि चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हेरिडिटी कैसी है? स्टैटिक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वंशानुक्रम क्या? स्थिर संरचना है, उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हो, लेकिन एक जैसे वो हेरिडिटी क्या, एक अपर लेवल और लोअर लेवल वो लिमिट सेट कर देती है। किसी का आईक्यू मान लो का अगर उसने हेरिडिटी के हिसाब से वो उससे ऊपर नहीं जा सकता है। आप इन्वायरमेंट में ज़्यादा चेंजेस करके उसे चेंज नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन मोस्टली हेरिडिटी फिक्स होती है।
नेक्स्ट है द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो सबसे समाजीकरण की सबसे तीव्र और महत्वपूर्ण प्रक्रिया कब होती है? तो इसका सही जवाब है कि ड्यूरिंग अडोलेसेंस। अच्छा, इसमें दो कन्फ्यूजन हो सकता है कि ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, बच्चे जब चाइल्डहुड में होते हैं तब भी जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है वो तीव्र होती है, वो तेज़ी से सीख रहे होते हैं, लेकिन किशोरावस्था में वो बहुत तेज़ हो जाती है। बच्चे बहुत तेज़ी से अडेप्ट करते हैं चीज़ों को, एकदम क्रांतिकारी वाला समावेश होता है ना तब, तो अडोलेसेंस में बहुत तेज़ होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्पिंग लर्नर्स recapitulate or recall what they have already learnt is important because। सो यहाँ पे इन नहीं इज आना चाहिए, इस। विद्यार्थियों को पहले से सीखी हुई बातों का पुनः स्मरण, रिकॉल कराना महत्वपूर्ण है। क्यों? प्रायोर नॉलेज इंपॉर्टेंट है। क्यों है ऐसा? इट इज़ अ कन्वीनियंट बिगनिंग फॉर एनी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, या किसी भी कक्षा शिक्षण की सुविधाजनक शुरुआत होती है इससे। तो ये गलत है ऑप्शन। आगे हम पढ़ लेते हैं। नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ने पर अधिक प्रभावी होता है। बिल्कुल सही है कि रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज एनहांसेस लर्निंग, इससे जो गति है वो बढ़ जाती है, बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाता है। अगर आपने उसकी जो लर्निंग है, जो आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसको उसके अगर प्रायर नॉलेज से आपने जोड़ दिया तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएगा चीज़ों से और समझ पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्याजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट। तो प्याजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था में बच्चा सबसे अच्छा सीखता है। हमने कल ही पढ़ा था कि जो फर्स्ट स्टेज में तब बच्चा किससे सीख रहा होता है? सेंसेस से अपने सीखता है, गतिविधि करके सीखता है, तो अपनी इंद्रियों का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर कि बाय सेंसेस, यूजिंग सेंसेस, जैसे छूना, चखना, ये सब सेंसेस का यूज़ करके, वो 5 सेंसेस का यूज़ करके सीखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ लर्निंग विच टोटली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज एसोसिएटेड विथ विच थ्योरी ऑफ लर्निंग। वह अधिगम सिद्धांत जो पूर्णतः केवल प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकने वाले व्यवहार पर आधारित है, किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये व्यवहारवादी सिद्धांत है। व्यवहारवादी सिद्धांत में ऐसी जो अधिगम है या फिर बिहेवियर को स्टडी किया जाता है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, उसको बिहेवियरिस्ट थ्योरी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ये सब करके बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज। तो भारतीय समाज की बहुभाषिक प्रकृति को किस रूप में देखा जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो हिंडरेंस के रूप में नहीं देखना जाना चाहिए कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और हर एक लैंग्वेज की बहुत सारी बोलियाँ, जो प्रांतीय क्षेत्र की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, तो बहुत सारी हैं। तो इसको एज अ हिंडरेंस हम नहीं लेते। यहाँ पे देखो नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं वर्ड यूज़ करना है, यहाँ पे कल्चरल टूल की तरह उसके लेना है। अ रिसोर्स फॉर इनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में। बिल्कुल सही कि उसे कैसे लेना है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर के बच्चे आएंगे तो एक मिनी इंडिया जैसा माहौल हो जाएगा ना, वहाँ पे अलग अलग भाषाएं वाले बच्चे हैं, तो इंडियन सोसाइटी को मैं कैसे उससे समृद्ध वातावरण वहाँ पे स्कूल का होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अ रिसोर्स फॉर इनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ। नेक्स्ट है क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर, रचनात्मक उत्तर प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने जाने चाहिए? तो क्रिएटिव मतलब कि बच्चों की थिंकिंग खुल रही है, वो नई नई चीज़ों का सृजनात्मक मतलब इन्वेंशन कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कैसा होना चाहिए? ओपन एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, मुक्त अंत, ओपन एंडेड प्रश्नों से बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग है जो वो क्या होगी, वो डेवलप होगी। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ द गैप्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी फॉलोड बाई। तो विद्यार्थियों के अधिगम के में कमियों का निदान करने के बाद क्या किया जाना चाहिए? जब देखो डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? पता लगाना। तो जब आपने गैप्स मतलब वीकनेसेस को, जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें जब आपने डायग्नोसिस कर लिया, उसके बाद अगला कदम क्या होना चाहिए?
अप्रोप्रिएट रिमेडियल मेजर्स, बिल्कुल सही कि जब डॉक्टर जब डायग्नोसिस करता है, पता लगाता है, जांच करता है, उसके बाद वो क्या करता है, मेडिकेशन शुरू करता है, दवाई देता है, तो अप्रोप्रिएट रिमेडियल मेजर्स, उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए, उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। मतलब जब कमियां आपको पता चल गई तो आप उनको दूर करने के लिए उसके उपचार के जो भी उपाय आप कर सकते हो वो हमें करने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फीचर ऑफ लर्निंग। तो इनमें से कौन सा है जो कि अधिगम की विशेषता नहीं है। फर्स्ट है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहार में परिवर्तन लाती है। लर्निंग इज प्रोसेस दैट मेडिएट्स बिहेवियर। अब यहाँ पे देखो सिर्फ बिहेवियर की बात हो रही है, अगर हम लर्निंग की बात करें तो बिहेवियर प्लस एक्सपीरियंस लर्निंग होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट है, अच्छा एक सेकेंड, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, क्या हो गया है कि यहाँ पे कैन नॉट, तो ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कैन नॉट, देखो यहाँ पे जहाँ पे नॉट वाला है ना उसको बहुत ध्यान से ही करना है, आँखों को थोड़ा सा बड़ा करके देखना है, नहीं वाला तो नहीं है, तो ये सही है, हमें गलत वाला बताना है। तो लर्निंग इक्वल्स टू कितना क्या होती है, लर्निंग मतलब एक्सपीरियंस प्लस चेंज इन बिहेवियर, दिस इज लर्निंग, है ना। तो ये इसमें बिहेवियर ठीक है। लर्निंग इज समथिंग दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंसेस, तो एग्जैक्टली एक्सपीरियंसेस के कारण जो चेंजेस आते हैं, वो जो रिजल्ट आता है दैट इज लर्निंग, ये भी सही है। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। अब देखो यहाँ पे ओनली बिहेवियर की बात हो रही है, तो सिर्फ बिहेवियर में चेंजेस कंडीशनिंग होगी ना कि लर्निंग होगी, तो ये गलत है और हमारा गलत ही वाला क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। व्यवहार का अधिगम ही क्या है, व्यवहार का अध्ययन ही अधिगम है, यही गलत है और गलत ही पूछा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स रिफर्स टू। शिक्षार्थियों का स्वनियमन किसे कहा जाता है। तो सेल्फ देखो खुद की बात हो रही है, मतलब कि उनकी एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि खुद को मॉनिटर कर पाएं, उसे सेल्फ रेगुलेशन बोला जाता है। देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अपनी अधिगम की स्वयं निगरानी करने की क्षमता। स्वनियमन, स्व मतलब खुद और नियमन मतलब रेगुलेशन, मतलब खुद से ही निगरानी कर लेना, उसको आकलन कर लेना सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। मतलब जो टीचिंग हो रही है वो किसके लिए हो रही है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे फिर से क्या आया है, नेगेटिव आया है, नॉट पूछा हुआ है, इसको एकदम से अंडरलाइन करके देखना है हमें बनता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ए है, आस्क स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन अ फिनोमिना और अ कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स। तो ये तो बच्चों की, इससे आप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ा रहे हो ना, कि उनको बोल रहे हो कि खुद के वर्ड में एक्सप्लेन करो कॉन्सेप्ट को, तो ये तो है टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। विद्यार्थियों से किसी घटना या अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना। नेक्स्ट है, टीच स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट हाउ अ लॉ वर्क। इसमें से भी बच्चों का विकास हो रहा है, उनकी समझ बढ़ रही है कि वो खुद से अपनी भाषा में बता रहे हैं कि कोई जो नियम है वो कैसे काम करता है, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये भी सही है। हमें गलत वाला बताना है। हेल्प सी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस एंड जनरेट एनालिसिस। ये भी अंडरस्टैंडिंग पे आप काम कर रहे हो ना, कि विद्यार्थियों को समानताएं और भिन्नताएं पहचानने तथा उपमाएं बनाने में सहायता करना, ये भी सही है। इनेबल स्टूडेंट्स टू मेमोराइज, देखो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आ गया है, मेमोराइज, तो रट्टाफिकेशन में बिल्कुल भी जोर नहीं देना है, बुकिश नॉलेज पे नहीं जोर देना है, उन्हें एक्सपीरियंसेस से सिखाना है, उनके लर्निंग बाय डूइंग करना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, एम्फेसाइज हमारा बच्चे पे होना चाहिए ना कि मेमोराइजेशन पे। तो ये गलत है और जो गलत है वही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों को अलग अलग तथ्यों और प्रक्रियाओं को केवल रटना, ये अंडरस्टैंडिंग पे काम नहीं हो रहा है उसके, है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट लर्निंग। इनमें से कौन सा सही है लर्निंग के लिए। आई होप आप नोट डाउन कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर, और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने टोटल कितने सही किए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग। अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे लर्निंग की बात हो रही है, जो गलत है हमें वो बताना है, नहीं जो सही है हमें वो बताना है, ट्रू बताना है, फाइंड आउट करना है, ट्रू सही। एरर मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस, नहीं ये गलत है कि बच्चों के द्वारा गलतियां करना इसका मतलब ये नहीं कोई अधिगम नहीं है, इसका मतलब बच्चे सीख रहे हैं, तो ये तो क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन एनवायरनमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर्स, बिल्कुल सही है लर्निंग के लिए कि अधिगम उस वातावरण में अधिक प्रभावी होता है जो विद्यार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो डेवलपमेंट की बात हो रही है, कल हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन जब जीन पियाजे की बात आएगी तो हमें वहाँ पे क्या आंसर देना है, डिसकंटिन्यू बोलना है। तो जनरली हमें क्या बोलना है, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है, लगातार होता है, सीक्वेंस में होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, और जो रिवर्सिबल ये हम नहीं बोल सकते, ये प्रिंसिपल नहीं है। मतलब डेवलपमेंट को आप लौटाया नहीं जा सकता कि अब एक बार बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो गया है तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, डेवलपमेंट में चेंजेस नहीं ला सकते हो, तो परिवर्तनशीलता ये नहीं होता है डेवलपमेंट के सिद्धांत में। निरंतरता होती है, क्रमबद्धता है, मतलब सीक्वेंस से फॉलो करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है डेवलपमेंट, लेकिन परिवर्तनीयता संभव नहीं है विकास के सिद्धांत में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट शुड बी। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। टू पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ द लर्नर, नहीं बच्चे की कमियों को दर्शाना ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। फिर है, टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, ये भी नहीं, उपलब्धि को मापना भी नहीं है। टू मेजर, to decide if a student should be promoted to the next class, no। अधिगम में कमियों का निदान करना और उनका उपचार करना, बिल्कुल सही। टू डायग्नोज द रिमेडी गैप इन द लर्निंग, मतलब बच्चे की जो कमियां हैं उनको डायग्नोज करना, पता करना और फिर उनमें उनको पूरा करने के लिए उनकी हेल्प करना, उपचारात्मक उपाय जो भी आप उनको समझा सकते हो या फिर ले सकते हो वो देना। तो असेसमेंट का मतलब है कि अधिगम में कमियों का निदान करना, गैप्स जो है उनको फिल करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसमें सही का टिक। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ integrated education for disabled children aims at providing educational opportunities to children with disabilities in। तो दिव्यांग बच्चों की समेकित शिक्षा हेतु केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। रेगुलर स्कूल में, स्पेशल स्कूल में, ओपन स्कूल में या फिर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल में। तो बच्चों को किस स्कूल में रखना चाहिए, तो रेगुलर स्कूल में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर कि बच्चों को सामान्य विद्यालयों में, ताकि वो सोसाइटी में रह सकें, क्योंकि उन्हें अपना जीवन निर्वाह सोसाइटी में करना है, लोगों के साथ करना है, तो उसमें घुल मिल सके, ना कि उन्हें एक अलग से स्कूल में रख दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी अमंग यंग चिल्ड्रन, डिफिकल्टी इन। तो इनमें से कौन सी जो कठिनाई है वो बच्चों में पठन संबंधी कठिनाई नहीं है। फर्स्ट है, लेटर एंड वर्ड रिकॉग्निशन, अक्षरों और शब्दों की पहचान में कठिनाई, तो नहीं, यहाँ पे नहीं है बोलना है ना, नॉट, मतलब ये तो अगर अक्षर नहीं पहचान पा रहा मतलब कठिनाई है, तो हमें नॉट वाला आंसर देना है। पढ़ने की गति और प्रवाह में कठिनाई, ये भी नहीं क्योंकि ये सही है, इससे तो पठन की। अंडरस्टैंडिंग वर्ड आइडियाज, ये भी नहीं। वर्तनी में निरंतर शुद्धता, अच्छा ये कोई कमी नहीं है, ये कठिनाई नहीं है, ये तो अच्छी बात है। बच्चे क्या कर रहा है, स्पेलिंग कंसिस्टेंसी है, वो मिस्टेक्स नहीं कर रहा, तो डिफिकल्टी नहीं है, ये अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ टीचर वॉन्ट्स
the gifted children of her class to achieve their potential. Which of the following should she not do to achieve her objective? एक शिक्षिका चाहती है कि उसकी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चे अपनी पूर्ण क्षमता का विकास करें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? अब यहाँ पे देखो गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं? जो कि अपने उम्र से ज़्यादा एबिलिटी दिखाते हैं, जो अपनी उम्र से आगे विकास में होते हैं, मतलब उनके विकास का स्तर उनकी उम्र से कहीं ज़्यादा होता है, उन्हें गिफ्टेड चिल्ड्रन बोला जाता है। तो डू नॉट अचीव, तो इनमें से कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पाएगी? वो चाहती है गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो अपने पोटेंशियल को प्राप्त हों, तो नेगेटिव वाला हमें आंसर देना है। टीच देम टू एंजॉय नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़, ये तो सही है, नॉन एकेडमिक गैर शैक्षणिक गतिविधियों का आनंद लेना। फिर टीच देम टू मैनेज स्ट्रेस, तनाव का प्रबंधन सिखाना, अच्छी बात है। सेग्रीगेट देम टू देयर पीयर्स फॉर स्पेशल अटेंशन, ये नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि अलग कर दोगे तो बच्चों से, तो ये उनमें उनका विकास नहीं होगा, अवरुद्ध होगा उनका विकास। विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें उनके सहपाठियों से अलग करना, ये नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, हमें नेगेटिव वाला ही आंसर देना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन? तो निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित आंतरिक प्रेरणा वाले बच्चों का विशेष गुण नहीं है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब जो अंदर से आ रहा है, खुद से आ रहा है, विदिन आ रहा है। मोटिवेशन के लिए आपको मोटिवेशनल लाइंस नहीं सुननी पड़ रही हैं, मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीचेस नहीं सुननी पड़ रही हैं, खुद से मोटिवेटेड हैं, जो कि अंदर से होता है। तो दे ऑलवेज सक्सीड, ये गलत है। जरूरी नहीं है ना कि वो हमेशा सफल हो, तो ये हमें गलत बताना था, नॉट आंसर देना था। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा क्या सही आंसर। दे एंजॉय देयर वर्क, ये सही था, वर्क को एंजॉय करते हैं। डिस्प्ले हाई लेवल ऑफ एनर्जी, ये भी सही था। दे लाइक चैलेंजिंग टास्क, ये भी सही था। सो कौन सा था गलत? दे ऑलवेज सक्सीड, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। गलत वाला ही हमें आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का उपयुक्त उपकरण नहीं है? तो रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? जो कि हम ड्यूरिंग टर्म टेस्ट लेते हैं, असेसमेंट जो बेसिकली होता है ड्यूरिंग टर्म, किसी लेक्चर के बीच में। और अगर हम समेटिव की बात करें योगात्मक मूल्यांकन की, वो क्या होता है? जो लास्ट में होता है, एंड टर्म में। तो ये किसके लिए होता है? ये अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए बच्चों का होता है। तो असाइनमेंट हम देते हैं, ओरल क्वेश्चनिंग करते हैं। टर्म टेस्ट ये क्या होता है? ये लास्ट, अगर टर्म टेस्ट की हम बात करें तो ये टर्म टेस्ट मतलब जब एंड हो जाता है, तो इसको समेटिव फॉर्मेशन में आएगा, समेटिव असेसमेंट। क्विज एंड गेम्स हम पूछ सकते हैं, हमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, सत्रांत परीक्षा। यहाँ पे देखो मैंने बोला ड्यूरिंग टर्म मतलब बीच में, यहाँ पे टर्म टेस्ट का मतलब क्या है कि जब टर्म खत्म हो गया तो आप रिजल्ट बनाने के लिए ले रहे हो कि कौन बेहतर है कौन नहीं है, तो टर्म टेस्ट होगा, वो समेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट है, लर्नर शुड नॉट बी इनकरेज्ड टू। तो विद्यार्थियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए? फर्स्ट है, आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। कक्षा के भीतर और बाहर अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछना, ये तो ठीक है, क्वेश्चनिंग अच्छी बात है, इनकरेज करना चाहिए, हमें नेगेटिव वाला आंसर देना है। एक्टिवली इंटरैक्ट विद अदर लर्नर्स इन ग्रुप वर्क, ये भी सही है, सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए पीयर लर्निंग में। पार्टिसिपेट इन एज मेनी को क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़ एज पॉसिबल, ये भी सही है, अधिक से अधिक सहपाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मेमोराइजेशन आ गया, नेगेटिव वर्ड हो गया, यही गलत है, और जो गलत है वही हमारा आंसर है क्योंकि गलत ही पूछा हुआ था। रेक्टिफिकेशन में हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। शिक्षक द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर रटने के लिए नहीं ध्यान देना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वॉज गिवन बाई। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम अवलोकन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था किसके द्वारा? बंडूरा के द्वारा, जिसमें उन्होंने डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें क्या था कि बच्चों को
दिखाया गया था, एक कुछ डॉल्स दी गई थी, उसमें अडल्ट का बिहेवियर ऑब्जर्व किए थे, बच्चों ने किया था। फिर जैसे अडल्ट ने बिहेव किया था उन डॉल्स के साथ, वैसे ही बच्चे भी वैसे ही बिहेव कर रहे थे। इसको बंडूरा ने दिया था। इसको क्या बोला जाता है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मतलब ऑब्जर्व करके, अडल्ट का ऑब्जर्व करके बच्चे बिहेवियर में चेंजेस कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट मेन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन। पुरुष सामान्यतः महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथा क्या दर्शाता है? कथन सत्य है, कुछ हद तक सत्य है, या फिर जेंडर बायस दिखाता है, या फिर सही है लेकिन डिफरेंट डोमेन ऑफ इंटेलिजेंस में। तो ये क्या दिखा रहा है? जेंडर बायस दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कि ये स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है? कि जेंडर बायस दिखा रहा है कि मेन के प्रति जो है झुकाव है ना, स्टेरियोटाइप है ये। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स आर टीचर इन। तो बाल विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है? कि अगर जो टीचर है वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड उसको पता है, उसको आता है, तो कैसे हेल्प करेगी? आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, विद्यार्थी की सामाजिक स्थिति को पहचान करने में, या फिर विद्यार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, या फिर वह तर्क देने में कि विद्यार्थी को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के समान अनुसार प्रभावी ढंग से शिक्षण करने में। बिल्कुल सही है। हमें सीडीपी क्यों लगती है? सीटेट में क्यों सिखाया जाता है पेडागोजी? क्योंकि ताकि हम बच्चों को समझ पाएँ कि उनको क्या अफेक्ट करता है, उन्हें कैसे पढ़ाना है। तो इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर, कि हम बच्चे को समझ सकें। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कि अगर हमारी समझ होगी बच्चों के डेवलपमेंट की, तो हम बच्चों को अधिक तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम टूक हिज क्लास फॉर अ फील्ड trip and after coming back he discussed the trip with his students. It may be connotated as। तो राम अपनी कक्षा को एक शैक्षणिक भ्रमण के लिए लेकर जाता है, फील्ड ट्रिप की बात हो रही है। वापस आने के बाद वह अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करता है। तो इसे किस रूप में माना जाना चाहिए? यहाँ पे क्या हो रहा है? असेसमेंट फॉर लर्निंग है। क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अधिगम के लिए मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट क्या है? कि एन इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इंश्योरिंग हर और हिज हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट। तो बच्चे के समुचित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है कि उसके शारीरिक विकास को सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये कथन क्या है? सही है कि गलत है? या फिर सही है तो क्यों है? ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है? यह कथन सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास का विकास अन्य क्षेत्रों के विकास से प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, हर एक जो टाइप ऑफ डेवलपमेंट है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट है, वो क्या है? मल्टी डायरेक्शनल। क्यों? मतलब कि उस एक दूसरे से क्या इंटर रिलेटेड है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। ये भी नहीं। यह कथन सत्य है क्योंकि विकास के क्रम में शारीरिक विकास का स्थान सबसे ऊपर होता है। नो। यह कथन सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य सभी क्षेत्रों, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक आदि से परस्पर संबंधित होता है। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कि इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विथ अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो सारे जो डेवलपमेंट हैं वो क्या है? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। टोटल 30 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो आप बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।